अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, ताख़ीर से मुश्किल फैसलों की वजह से मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर तनकीद हो रही है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी इख्तिलाफात की भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और मरियम नवाज की पाकिस्तान वापसी हो रही है। आज का सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे कि क्या मरियम नवाज नून लीग की खोई मकबूलियत को बहाल करा सकेंगी या नहीं। महमल, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरह हमने सवाल सामने रखा है, क्या मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज नून लीग की खोई मकबूलियत को बहाल करा पाएंगी? देखिए मुबशर, ये बड़ा मुश्किल है कि वो खोई हुई मकबूलियत जो है वो वापस ला सके, क्योंकि असल वजह ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो जाहिर बात है एक कॉन्फ्लिक्ट है इनकम्बेंसी का और फिर जो इकॉनमी के अंदर जो मसाइल हैं उसकी वजह से। लेकिन एक चीज जो हमने नून लीग के बारे में ये देखी है कि एक ही शख्स हैं मियां नवाज शरीफ साहब जो पूरी की पूरी पार्टी को अपने अंडर इकट्ठा रखते हैं। बाकी सारी जो लोग हैं वो सबके सब शख्सियात जो हैं वो डिवाइसिव फिगर्स हैं। वो मरियम नवाज साहबा हों, वो शहबाज शरीफ साहब हों, वो हमजा शहबाज हों, वो इवन अगर सुलेमान शहबाज कल को सियासत में आना चाहिए, सबके सब डिवाइसिव फिगर्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो मरियम नवाज साहबा को इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया है, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ये पूछा जा रहा है कि क्या वो सिर्फ पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हैं या आया कि अगले इलेक्शन में वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पंजाब की कैंडिडेट भी होंगी। क्योंकि इसके ऊपर इस सवालात इसलिए उठाए जा रहे हैं कि उनको क्या पार्टी सबसे बड़ी जो जमात है, एक पंजाब की बहुत बड़ी जमात है पीटीआई के अलावा, तो क्या इसकी रीऑर्गेनाइजेशन वो कर सकेंगे? उनके पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स क्या है? कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स उनकी ब्रांड जरूर है, हमने देखा कि रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स करके उन्होंने अपने थोड़े से पॉलिटिकल क्रेडेंशियल जो थे वो मनवाए, लेकिन इसके ऊपर उन्हें काम करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए कारकर्दगी रेजिस्टेंस पर नहीं होती। अगर आपको इस तरह के बड़े ओहदे पर आते हैं तो आपने प्लान क्या करना है, मैन मैनेजमेंट कैसे होती है, फाइल्स को पढ़ने का तरीका आता है, विजन है। अभी तक उनका इकोनॉमी का विजन यही है कि मिफ्ता प्लीज लुक इनटू दिस। उसके अलावा की ट्वीट्स के अलावा उनका हमने कौन सा इकोनॉमी का विजन देखा है, कौन सा हमें उनका फॉरेन पॉलिसी का विजन है वो पता है। अब मकबूलियत इस तरीके से नहीं आ सकती। वैसे भी शहबाज शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली के अंदर डिफरेंसेस भी हैं, वो पार्टी को मजीद डिवाइड करेंगे। और एक चीज मैं जरूर कहती जाऊं कि शरीफ फैमिली को शायद इस बात का एहसास नहीं कि एक पूरी जनरेशन जो है वो पली बड़ी उनके अंदर इस चीज की रिजेंटमेंट है टुवर्ड्स डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। वो समझते हैं कि एक चीफ ऑर्गेनाइजर को वो लंदन से बैठकर जो है वो अनाउंस कर देंगे, बजाय इसके कि कोई प्रोसेस हो, कोई पार्टी के अंदर इलेक्शन हो, कोई मुशावरत हो। कोर बेस को तो मरियम नवाज साहिबा जरूर मोबिलाइज कर लेंगे, डायरेक्शन भी दे देंगी। लेकिन हमने देखा था कि मियां नवाज शरीफ की एक ब्रांड थी। नवाज शरीफ को लोग वोट क्यों देते हैं? वो देते हैं कि उनकी एक ब्रांड एसपीएम एंड सीएम थी कि वो प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, लिबरल इकोनॉमी, डेवलपमेंट की तरफ आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक ब्रांड थी ना। और ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की चीज है, इसी चीज को आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जो है जब 90s की जब पॉलिटिक्स देखे तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को पंजाब से एलिमिनेट करने में ये सेंटिमेंट बड़ा इस्तेमाल भी किया था। तो ये चीज भी एक शरीफ फैमिली को मेरे ख्याल में रियलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, वो अपनी कोर बेस को मोबिलाइज भी कर सकती है, लेकिन पार्टी डिवाइडेड रहेगी। मैं ये तो आपका सवाल का जवाब नहीं में है उस तरह की मकबूलियत। मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है? सही ताखीर से मुश्किल फैसलों की वजह से, जिस तरह इंट्रो में भी हमने जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, फिर अंदरूनी इख्तलाफात की भी खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त मरियम नवाज आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून की जो खोई मकबूलियत है उसको बहाल करा सकेंगी, इकट्ठा कर सकेंगी सबको? देखिए, दो तीन बड़े चैलेंजेस का सामना उनको होगा। पहला चैलेंज ये कि वो जब यहाँ से गई थी तो उन्होंने एक भरपूर कैंपेन चलाई थी मुस्लिम लीग नून की, जब बाई इलेक्शंस हो रहे थे 20 नशिस्तों पर से, लेकिन उसके नताइज जो है वो वैसे नहीं निकले। 15 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून हार गई। अब उसमें वो बहस करते रहते हैं, वो कहते हैं जी हमारी नशिस्तें नहीं थी, हालांकि कोई उन्हीं कैंडिडेट्स को आपने टिकट दिया था। और मुस्लिम लीग नून के अंदर से रेजिस्टेंस हुई थी और उस रेजिस्टेंस को मरियम नवाज दूर नहीं कर पाई थी, उसको नहीं एड्रेस कर पाई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर लोगों ने यही कहा था कि भाई जिन लोगों के खिलाफ हमने कैंपेन किया आपने उन्हीं को टिकट दे दिया। तो मुस्लिम लीग नून के एक तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स में किस हद तक इम्प्रूवमेंट आई है यह हमें देखना पड़ेगा। क्या वो अब तक उनकी पॉलिटिक्स जो मैंने देखी है, फॉलो की है, उनकी पॉलिटिक्स रिवॉल्व करती है मियां नवाज शरीफ के गिर्द? उनका अपना कोई भी अब तक मैंने ऐसा कॉम्पैक्ट किस्म का स्टेटमेंट नहीं देखा या तकरीर नहीं देखी कि मुल्क के अंदरूनी मामलात पे और बैरून मामलात पर, इकॉनमी पे, पॉलिटिक्स के ऊपर
उनका कोई वसी विजन मुझे नहीं नज़र आया, लेकिन उसमें एक करिश्मा ज़रूर है, उनके अंदर लोग उनको सुनने जाते हैं, उनकी एक फॉलोइंग भी है, लेकिन उन्हें अपने आप को मनवाना पड़ेगा। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि उनके सामने दूसरा बड़ा चैलेंज खुद उनकी हुकूमत है और उस हुकूमत की परफॉर्मेंस है। उस परफॉर्मेंस को आज 10 महीने बाद वो ये नहीं कह के आगे बढ़ सकती कि जी ये पिछली हुकूमतों के क्या धरता है। असल चीज़ ये कि इन 10 महीनों का दिफा वो कैसे करेंगी, क्या वो इन 10 महीनों का दिफा कर पाएंगी, क्या वो इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान जो चीज़ें हैं उसको दूर कर पाएंगी। तीसरा बड़ा चैलेंज जो उनके सामने है वो ये कि पीडीएम के साथ उनकी रिलेशनशिप, और फिर ये कि इन सबको अगर वो एड्रेस कर पाएंगी तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है उनके सामने वो इमरान खान है। इमरान खान का नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग इस वक्त उनके वोटर्स के अंदर है, और पंजाब में वो बैठे हुए हैं, पंजाब में वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको एक मरियम नवाज को एक एडवांटेज होगी कि आज पंजाब में एक इंटरम सेटअप है, उसमें वो ज़्यादा मूव कर सकती हैं। किस हद तक वो उन हलकों में जाके वोटर को ये कन्विंस कर पाएंगी कि जी ये जो IMF की वजह से महंगाई आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और अगले इलेक्शंस के लिए वो किस तरह उनसे वोट मांग पाएंगी। मुस्लिम लीग नून ग्रास रूट लेवल की जो है उसने पॉलिटिक्स की है रूरल एरियाज में, लोकल बॉडीज़ में, लेकिन क्या आज इस 10 महीने का जो गैप है उसको वो ओवरकम कर पाएंगी? उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा ये, क्योंकि आज से 10 महीने पहले, यानी 10 अप्रैल 2022 से पहले का पंजाब बहुत मुख्तलिफ था। 10 अप्रैल 2022 के बाद का पंजाब बहुत मुख्तलिफ होगा, और वो बाई इलेक्शंस इमरान खान जीत रहे हैं, तहरीक इंसाफ जीतती जा रही है, IMF की अब शराइत से टफ होती जाएंगी, उसमें जो महंगाई का तूफान है, तो मेरा ख्याल है इट विल नॉट बी ईजी फॉर मरियम नवाज। आसान नहीं होगा मरियम नवाज को कि इन 3 बड़े चैलेंजेस से वो अपने आप को और अपनी पार्टी को निकाल पाएं। अगर वो निकाल पाएं तो ये मेरा ख्याल है उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और फिर अगर वो निकाल पाती हैं तो वो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए बेस्ट क्वालिफाई बन जाएंगी, वरना उनके लिए मुश्किल होगी। यानी प्रेजेंट सिनेरियो में, सिचुएशन में आप ये कह रहे हैं कि आपका जवाब ना में है कि मरियम नवाज नून लीग की कोई मकबूलियत को उस तरह बहाल नहीं कर सकेंगी। और यकीनी तौर पर जो सवालात रेज किए हैं मज़हर अब्बास साहब ने, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और इरशाद भट्टी साहब के सामने भी ये सवालात रखेंगे। जो मरियम नवाज साहिबा को चैलेंजेस हैं, क्या ओवरकम कर पाएंगी वो 10 महीनों के इस गैप को? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद कहेंगे, और जिस तरह ब्रेक से पहले मज़हर अब्बास साहब ने भी सवालात सामने रखे जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है मरियम नवाज साहिबा को। इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, जो मज़हर अब्बास साहब ने भी सवाल रखे हैं सामने, और यकीनी तौर पर बहुत से चैलेंजेस होंगे जिनका सामना होगा मरियम नवाज को, आपके ख्याल में नून लीग की खोई मकबूलियत को बहाल करा सकेंगी मरियम नवाज, और जो 10 महीनों के गैप की हम बात कर रहे हैं उसको ओवरकम किया जा सकेगा, वोटर्स को कन्विंस कर लेंगी वो? मरियम नवाज साहबा की तारीख़ी सफ़र से वापसी हो रही है, मुस्लिम लीग की तैयारियां अरूज पर हैं, इस्तकबाल की तैयारियां, और पूरी कौम के लिए ये खुशी और फ़ख्र का मकाम है। चंद तजावीज़ मेरी भी हैं कि कल छुट्टी कर दी जाए पूरे मुल्क में। पंजाब में अगर पूरे मुल्क में छुट्टी नहीं हो सकती तो पंजाब में इनकी अपनी हुकूमत है, कम अज़ कम पंजाब में ही छुट्टी कर दे, या ये कर दें कम अज़ कम कि जो भी इस्तकबाल के लिए आएगा उसे 10 किलो आटे का थैला मुफ्त दिया जाएगा, इसके बिजली के बिल में 50% कटौती कर दी जाएगी या माफ़ कर दिया जाएगा। भट्टी साहब, अब तो निगरान हुकूमत है। या इसे जी मुझे भी पता है, या इसे आई डोंट केयर IMF से फॉरगिव मी IMF तक वाले इसहाक डार साहब की जो तकरीरों और बयानों की CD मुफ्त दी जाए। खोई हुई मकबूलियत बड़ा मज़े का सवाल है, यानी इसका मतलब है कि मकबूलियत खो गई है। क्यों खोई मकबूलियत? इसलिए खोई मकबूलियत कि जब भी मुश्किल वक्त आता है नवाज शरीफ साहब पतली गली से निकल जाते हैं। क्या ये आइंदा वो गारंटी दिला सकेगी कि आइंदा जब मुश्किल वक्त आएगा तो वो खड़े रहेंगे? अच्छा, जब इक़्तिदार का वक्त आता है तो सारे शरीफ पाकिस्तान में होते हैं और इक़्तिदार सिर्फ शरीफों के लिए। क्या वो अपनी पार्टी ही कोई ये यकीन दिला सकेंगी ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोगों को कि जब आप आइंदा आप भी CM हो सकते हैं, आप भी PM हो सकते हैं?
अच्छा, बयानिया दफन कर दिया इन्होंने अपने हाथ से, वोट को इज्जत दो का एक बयानिया था, उस बयानिए की कब्र कैसे खोद कर उसको निकालेगी कफन हटाकर। अच्छा, कारकर्दगी जो इनका दूसरा बड़ा सबसे बड़ा मसला था कि हम अहल हैं, हम तजर्बाकार हैं, हम लायक हैं। 9.5 महीने की कारकर्दगी का क्या जवाब देंगी कि निकम्मा नाहल इमरान हटा और हमने इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया। सिविलियन डिक्टेटरशिप है जो पार्टी में नवाज, यानी आप अंदाज़ा करें कि नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर, शहबाज शरीफ साहब के आर्डर पर पार्टी से बाला पूरी पार्टी मरीम नवाज साहबा के हवाले कर दी गई। क्या पार्टी को पता ही नहीं चला। पार्टी का ये हाल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर कह रहे हैं कि मजाक में ही पार्टी के अंदर इंतखाबात करवा लो। तो क्या अपनी पार्टी को ये यकीन दिला सकेंगी कि आइंदा बिला कांटेदार मुकाबले के बाद बिला मुकाबला शरीफ नहीं मुंतखब हुआ करेंगे, कोई और भी हो जाएगा। और अपने घर की लड़ाइयाँ, जो अपने घर में लड़ाइयाँ अब शुरू हो चुकी हैं, जो हल्की हल्की गद्दी की, ये अंडे और सोने के बच्चे देने वाली फैक्ट्री जो है मुस्लिम लीग, उसमें जो जीएम लगाते हैं तो जीएम कोई और भी लग सकेगा। और दूसरी बात यह है कि क्या बांट लिया जाएगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब और नवाज शरीफ साहब मरकज़। और फिर आखिरी बात, इमरान खान जैसा अनथक मुस्तकिल मिजाज और सब कुछ दाव पे लगा कर भी पाकिस्तान में बैठा इमरान खान, उसका कैसे कर सकेंगी मुकाबला। उनका किस बयानिए से, किस कारकर्दगी से 4 रिटायर्ड लोगों के एक झोली में सारा कुछ डालकर एक नया बयानिया, फुसफुसा बयानिया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी वो सब जिनके आगे ये सलूट मारते थे, जिनके साथ खड़े हुए थे, आज उनके खिलाफ होकर क्या ये चूरन बेच सकेंगी। अगर ये सारा कुछ कर सकती हैं तो बिल्कुल बिलाशुबा वो छा जाएंगी, और अगर ये नहीं कर सकती तो फिर ये कंपनी की मशहूरी है सिर्फ। और आपका जवाब नाम ही है। आपकी मर्जी है, हाँ में लिख लें ना में लिख लें, मेरे हाँ या ना से फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना, लेकिन ना में लिख लें ज़्यादा अच्छा है। सही। नियाजी साहब, आपने भट्टी साहब की भी गुफ्तगू सुनी है, इससे पहले मज़हर अब्बास साहब, महमद सरफराज ने भी अपना तज़किया दिया। ताख़ीर से मुश्किल फ़ैसलों की वजह से जिस तरह हम बात करें कि मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर अब तनकीद हो रही है और जो अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आपके ख्याल में जो चैलेंजेस हैं, जो सवालात सामने रख रहे हैं, क्या मरियम नवाज़ इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगी और इकट्ठा कर पाएंगी एक दफ़ा फिर पार्टी को, वोटर्स को? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इस सवाल को 2 हिस्सों में मैं तकसीम करता हूँ। एक तो है कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या रिस्पॉन्स होगा, और नॉर्मली जो है लोगों की जो पोजीशनिंग है उसके लिहाज से कैसे देखते हैं, और एक मुस्लिम लीग का अपनी ये कमिटमेंट्स हैं। मत भूलें कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो जो सारी की सारी पर्सनैलिटी कल्ट या पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है। पाकिस्तान के अंदर जो वोट बैंक है वो तहरीक इंसाफ का नहीं है, वो इमरान खान का है। पाकिस्तान के अंदर जो वोट बैंक है वो मुस्लिम लीग नून का नहीं है, वो नवाज शरीफ का वोट है। पाकिस्तान के अंदर जो वोट बैंक है वो पीपल्स पार्टी का नहीं है, भुट्टो का है। भुट्टो का नाम लिखता है, बिलावल का नाम उन्होंने भुट्टो इसलिए रखा मिडिल नाम वालदा के नाम पे कि उसके पोलिटिकल जो फायदे थे पीपल्स पार्टी के रैंक्स में, वो मुझे नहीं उन्होंने खुश करना था या महमद को नहीं करना था। उनकी अपनी पार्टी है, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ चीजें जो है उसको एड्रेस करना है। चुनाचे मरियम नवाज साहबा जो है, शुरू में अगर उनका नाम मरियम सफदर था और उन्होंने मरियम नवाज किया और बेनजीर भुट्टो ने अपना नाम बेनजीर जरदारी कभी नहीं किया, तो ये वो सारे जो पोलिटिकल जो उनका जो एक आपको मिलती है, फेवर मिलती है कि वो कहते हैं दुल्हन हुई जो पिया मन पाए। अगर तो मुस्लिम लीग नून के जो चाहने मानने वाले हैं, कोई अगर है या नहीं है, तो वो जो है उसको उनको जो है उनके वो चार्ज होंगे या नहीं होंगे। तो इस पहले तो हिस्से में मेरा जवाब यह है कि वो बिल्कुल चार्ज होंगे। अच्छा, क्योंकि 8-9 महीने से एक बड़ा वैक्यूम है। ये सारे, मुझे अभी इससे कोई गर्ज नहीं कि इकोनॉमी के जो फैसले हैं उसके क्या जो नुकसान पहुंचते मुस्लिम लीग को या पूरी पीडीएम की हुकूमत को, क्योंकि एक अलग टॉपिक है कि जाहिर है जब आप फैसले करते हैं, जैसे लोगों पे अजाब आता है तो मुश्किलात बढ़ती हैं। तो हुकूमत के खिलाफ जैसे इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी वो दिसंबर 2021 में एक सर्वे के मुताबिक 7% तक रह गई थी।
अब इसमें तो चार्ज होंगी, लेकिन दूसरा ऐसा ही है कि जो वैक्यूम पॉलिटिकल रहा है नवाज शरीफ साहब के एब्सेंस में और मरियम साहब के एब्सेंस में, मेरे नजदीक आप पिछले 10 महीने कह रहे हैं, मैं ये कहता समझता हूं कि पैचेस को निकाल दिया जाए तो मुस्लिम नून की सियासत जो है 2018 से लेकर 2022 तक इसके अंदर वैक्यूम रहा है। उन्होंने सियासत की नहीं है, जो सियासत थोड़ी सी की है पैचेस में, तो मरियम नवाज साहबा एक दफा चुप कर रोजा रख निकली थी बाहर, और फिर दूसरी दफा भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और फिर दूसरी दफा वो कश्मीर जीबी के इलेक्शन में या कश्मीर के इलेक्शन में गई। ये जो 20 हल्कों के इलेक्शन है, मलिक साहब भी बता रहे थे कि उसमें कैंपेन चली, नहीं, उन्होंने सिर्फ 4-5 जलसे किए, मेरे ख्याल 3 जलसे किए, इससे आज जलसे नहीं किए उन्होंने, कैंपेन किसी ने उन हल्कों में चलाई नहीं। वो 3 जलसे किए, मुझे पता है कि खुशाब में क्यों किया, वहां पे मुस्लिम नून का सारा वोटर जो था, जो मदद साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया, वो बेफर किया था। वो उनका ख्याल था कि वो जो उनका नाम मुझे भूल रहे, बड़े बड़े पॉपुलर थे, इनफैक्ट नंबर 2 कैंडिडेट भी हुई थे। ये मुस्लिम लीग का जो टिकट होल्डर था वो नंबर 3 पे था, जो इनका अपना कैंडिडेट था जो जिससे 4 से ज्यादा जीतने थे, वो नंबर 2 कैंडिडेट वो जीता था ये जो जिमनी इलेक्शनों में। अब क्राइसिस ये है कि जी इन हालात में जिसमें इतना वैक्यूम हो गया है और इतनी चीजें जो पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, बहुत सी चीजें जो है वो इस वक्त जो आपका जो सियासत है वो इमरान सेंटर्ड हो रही है। इस वक्त जो लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है, तहरीक इंसाफ वालों के सामने भी और जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ नहीं भी, कि इमरान खान साहब को पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है। जाहिर है उसको रिलेट करते हैं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब ये वो चीजें हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के एजेंडे के अंदर कहीं फिट नहीं होती। इमरान का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और ना उन्होंने इसके अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे स्पेस। साहब आपकी राय आगे, महमल मुख्तसरन ब्रेक लेनी है फिर। महमल ओपिनियन है जो उन्होंने करना है, वो आगे लॉन्च कैसे करते हैं, और जाहिर है उनकी एक आखिरी फिक्रा वो उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि मरियम नवाज साहबा जो है, जिसको कहना चाहिए कि पहला एक थोड़ा सा हालात पैदा, ठीक है, आपका जवाब यानी हाँ में है। महमल आपका क्या कमेंट है? तो उनके लिए बेहतर ग्राउंड मौजूद है। जी मुबश्शिर, देखिए बात यह है कि एक्चुअली मरियम नवाज साहबा को ये डिसाइड करना है कि वो अपना क्या रोल रखना चाहती हैं। आया कि वो इन इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल रोल भी, यानी कि जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई बड़ा रोल रखना चाहती हैं सीएम या पीएम कैंडिडेट के लिए, या फिर वो पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन और पार्टी चलाना चाहते हैं। हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी जमातें कि जिसके अंदर एक पार्टी की क्यादत किसी और के पास होती है और गवर्नेंस के लिए यानी कि एक अलहदा टीम होती है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जो अर्बन मिडिल क्लास वोटर है पीएमएलएन के पास, उसकी कमी है। उनका कोर सपोर्टर की तो जिस तरह मैंने कहा कि उनको तो वो मोबिलाइज कर सकती हैं, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनकी एक ब्रांड है, वो ब्रांड एक्चुअली अर्बन मिडिल क्लास वोटर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये वाला वोटर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के भी खिलाफ है। तो इस वजह से ये भी इनको तय करना है कि गवर्नेंस में आया कि कोई और लोग आएंगे या नहीं। ये जो भक्कर की एग्जांपल दे रहे हैं न्याजी साहब, जो नवाजी साहब की बात कर रहे हैं, अच्छा आपने खुशाब की बात की, मैं भक्कर की बात करती हूँ। जी वहां पर आप देखिए कि वहां पर हुआ क्या था बायपोल्स के अंदर। उन्होंने जो यंग वोटर था उन्होंने कहा हमने बड़ों की नहीं सुननी, जो ये बिरादरियों के और इस तरह के वोट होते हैं हमने नहीं देना। महमल यानी इस वोटर को आप कैसे कायल करेंगे? न्याय साहब, हम एक ब्रेक लेने, और यकीनन मरियम नवाज साहिबा के लिए बहुत से चैलेंजेस होंगे, जिस तरह हमारे पैनलिस्ट ने बात भी की है। और एक और टॉपिक हमने जो तज्कियाकारों के सामने सवाल रखना है वो ये है कि फाफिन ने भी 7 माह में शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी फ्रेमवर्क में तब्दीलियां लाने और इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम के लिए 2014 की तर्ज पर कसीरुल जमाती कमेटी तश्कील देने की अपील कर दी है। इस मामले पर सवाल सामने रखेंगे तज्कियाकारों के सामने। एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। और ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि मुल्क भर में तमाम सियासी जमातों का शफाफ इंतखाबात का मुतालबा है, और ऐसे में फाफिन ने भी 7 माह में शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी फ्रेमवर्क में तब्दीलियां लाने और इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम के लिए 2014 की तर्ज पर कसीरुल जमाती कमेटी तश्कील देने की अपील कर दी है। और आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए क्या राय रखते हैं हमारे तज्कियाकार कि कौन सी इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए? सबसे पहले मजहर अब्बास साहब। देखिए, अब तो हमारे यहाँ तो यही मसला होता है ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। इस वक्त आप क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि आप बेसिक चीज़ इंश्योर करें जिस पे तमाम पार्टियों का इत्तेफाक राय हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो मुमकिन है। तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाए कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और वो माने इन नताइज को।
इसमें जाहिर है अब इलेक्शन कमीशन को तो आप तब्दील नहीं कर सकते। एक पार्टी कहती है कि नहीं इस इलेक्शन कमीशन पे, तो अब उनकी मौजूदगी में आप किस तरीके से इंश्योर करें। दूसरा एक जो हमेशा से इशू रहा है वो ये, और वो जाहिर है ये इस इलेक्शन में नहीं मुमकिन है, लेकिन अल्टीमेटली यही एक सोल्यूशन है कि ये जो आरओज वगैरह होते हैं ये इलेक्शन कमीशन के स्टाफ हों। ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंडेंट हो जाता है इलेक्शन कमीशन, यहाँ प्रॉब्लम खड़ी होती है। इलेक्शन कमीशन का अपना स्टाफ इतना होना चाहिए और वो रेगुलरली ट्रेंड होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए रिजल्ट्स किस तरह कंपाइल्ड किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। जब आप डिपेंडेंट होंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, जब आप डिपेंडेंट होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, उनके अफसरान पे, उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं। इस चीज़ को इंश्योर क्या अभी करवाया जा सकता है, जिस हद तक करवाया जा सकता है उस तरह के। इसके अलावा कोई भी रिफॉर्म्स जो है वो इस जल्दबाजी में, रिफॉर्म्स वैसे भी नहीं होनी चाहिए जल्दबाजी में, और इस वक्त तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो एक चीज़ ये कि आप इंश्योर करें क्या ये तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हो सकती हैं कि इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर जो है वो एक शफाफ इलेक्शन इंश्योर किया जाए। उस इंश्योर के आप मैकेनिज्म बना लें, क्योंकि यही एक मसला है, बाकी कोई भी मसला नहीं है। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन के मातहत होने वाले इलेक्शन को तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय से माने, और उस मानने का कमिटमेंट वो पहले करें। वो मैकेनिज्म बना लें कि इलेक्शन कमीशन में कहीं अगर आपको पता चलता है नताइज का फौरन ऐलान, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सबसे ये जो होता है कि 2-2, 3 दिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। 3 दिन के बाद नताइज, और हमने देखा है कि 18 के इलेक्शन में कराची में देखा है, अभी लोकल बॉडीज का तो एक अलग मसला है, लेकिन अभी हमने 2018 के इलेक्शन में देखा है कि सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के नताइज आ गए, लियारी का नतीजा नहीं आया। सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के नताइज आ गए, लड़काना का नतीजा नहीं आया एक का उसका। इसी तरह और जगहों पे। तो ये इंश्योर करना कि नताइज का फौरी तौर पे ऐलान किया जाए, इसको इंश्योर करें। इसका कोई मैकेनिज्म सियासी जमात प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की बना सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अभी मेरा ख्याल है कोई बहुत ज्यादा मेजर ड्रास्टिक रिफॉर्म्स आप कर। महमल, आपकी क्या राय है? देखिए मुबशर, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मदर साहब, मैं इस चीज से एग्री नहीं करती कि खाली ये कोई इलेक्शन कमीशन की बात है। या देखिए इलेक्शन होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिस तरह मदर साहब ने भी शुरू में बात की, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो नहीं होनी ना। अभी केयर टेकर सेटअप के ऊपर आप देख लें कि उंगलियां उठाई जा रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो वो यहाँ पर फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब भी लग गए थे, उसके बावजूद ये सब कुछ होता। असल मसला है कि ये बजाय इसके कि खाली इंतखाबी इस्लाहात की बात हो, क्योंकि इस वक्त उसकी बात नहीं है, उससे मसला फिर भी नहीं हल होना। असल में आपको निजाम की इस्लाहात करनी है। उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज जब तक इकट्ठी नहीं बैठेंगी और रूल्स जब तक गेम नहीं तय करेंगी, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। मसलन आप ये देखिए कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त सुनने में ये आ रहा था, जो प्लान था जिसकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, कि अगस्त 2022 के अंदर सारी ऑपोजिशन को जी अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जब नए चीफ लगेंगे जो उनके पसंदीदा थे, तो वो उसके 3 महीने के बाद जो इलेक्शन कॉल कर दिए जाएंगे, और इस तरीके से इलेक्शंस को मैनेज करना। यानी कि यहां पर एक जो मसला है कि जी कन्विक्शन होती नहीं, अरेस्ट पहले हो जाता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। अभी आप फवाद चौधरी साहब के अरेस्ट को देख लेना, तो ये जो सारा कुछ है, ये जो डर होता है दूसरी ऑपोजिशन के अंदर कि ये हमारे साथ ये होगा, तो तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कोई इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं मानेगा। इसलिए सबसे पहले ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब को समझ आ गई थी बात, इसीलिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन होता है। इसीलिए 2008 के इलेक्शन जो है ना, उनके ऊपर नहीं कोई उंगली उठाता। 2013 में इमरान खान साहब ने ये किया था, 2018 में पूरी पीडीएम की जमातों ने ये बात की थी कि इलेक्शन नहीं सही। तो आप ये जब तक बैठकर तय नहीं करेंगे कि ये हमारी रेड लाइंस है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ऐसे केसेस नहीं बनेंगे। हाँ, आप इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी बॉडी जरूर बनाएं, आप साफ शफाफ बनाएं, कोई नहीं ये कहता, लेकिन आप ये तो तय करें कि ये नहीं होगा मैं हुकूमत में हूं तो मैंने तुम्हें पकड़ लेना है और इन छोड़ना नहीं है। ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन को, राइवल्स को खत्म करने की बात नहीं कि उनको पकड़ के आप जेल में डालते रहे। इन चीजों के ऊपर और पूरे निजाम की इस्लाहात के ऊपर जब तक नहीं बैठेंगे, तो कोई इलेक्शन कमीशन भी इन्हें मंजूर नहीं होगा, कोई केयरटेकर सेटअप नहीं होगा, कोई इलेक्शन रिजल्ट नहीं किसी को कबूल होगा, जो हारेगा नहीं मानेगा और स्टेबिलिटी नहीं आएगी। एक ब्रेक लेनी है। मज़र साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? फिर आप मैं सिर्फ एक दो बातें। एक तो ये कि जब फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब थे, एक चीज़ तय की गई थी कि जो कैंडिडेट्स लड़ रहे होंगे उनके इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स के लिए एक अलग अकाउंट होगा,
और ताकि उस अकाउंट से पता चल सके कि आपने कितना पैसा खर्च किया है कैंपेन में, नहीं किया। दूसरी अगेन इंपॉर्टेंट, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के जल्द फैसले। तय है, लिखा हुआ है कि 120 दिन के अंदर अंदर फैसला होगा। 4 साल 5 साल लग जाते हैं फैसलों में, तो इसको इंश्योर किया जाए। एम्पावर्ड नहीं है ना, जैसे आप देखें इंडिया के अंदर उनकी इलेक्शन कमीशन बड़ी एम्पावर्ड है, कोई उसके ऊपर इस तरह से उंगली नहीं उठाता। उनकी चीजें माननी भी पड़ती हैं कि इतने पैसे स्पेंड होंगे, इतनी ये चीज होगी। वहां बड़े सख्त रूल्स हैं। यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेटली निजाम, इसलिए मैंने कहा निजाम की इस्लाहात नहीं, ये निजाम महमल निजाम हम किसे कहते हैं? निजाम की इस्लाह, ये सारी चीजें अगर आप अब भी इलेक्शन कमीशन के रूल देख लें तो वो उतने ही पावरफुल हैं। चीज ये कि ये मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं कह रही हूं पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू डिसाइड, इसलिए मैं नए चार्टर मतलब बिल्कुल सबको इकट्ठा होना होगा, मैकेनिज्म बनाना होगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में आप क्यों 4 साल लगाते हैं? आप इंश्योर करें कि 120 दिन के अंदर वो फैसला दे, कम वोट में। सही। अब भट्टी साहब और न्याजी साहब की क्या राय है, जानिए इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद। और हम बात कर रहे हैं, ब्रेक से पहले हमने बात कर रहे थे कि फाफिन की जानिब से 2014 की तर्ज पर कसीरुल जमाती कमेटी तश्कील देने की अपील की गई है और सवाल ये रखा था कि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए कौन सी इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। मज़हर अब्बास साहब और महमल सरफराज साहिबा ने अपनी राय सामने रखी। भट्टी साहब, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? देखिए भाईजान, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे पूरे निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। खा वो पुलिस हो, खा वो FIA हो, खा वो इंतखाबी इस्लाहात हो, खा वो मुआशी इस्लाहात हो, खा वो सफ़ेद हाथी हो, पूरा निज़ाम एक आटो पे चल रहा है। इवन बाकी छोड़ें, ये जो हमारा बिजली का निज़ाम है, इसमें हर चीज़, यानी जैसे बिजली की तारें फरसूदा हो चुकी हैं, सारा कुछ ही फरसूदा चली जा रहा है और चली जा रहा है। आज तक पाकिस्तान में एक भी शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। 70 के सुने थे कि हुए हैं, लेकिन उसमें भी मैंडेट नहीं माना गया और फिर मुल्क टूट गया। अच्छा, इंतखाबात कौन चाहता है कि इंतखाबात ऐसे हों या ऐसे ना हों कि धांधली उसमें हो, या कौन चाहता है कि ऐसे इंतखाबात हों कि जो सब के लिए काबिल कबूल ना हों। अच्छा, लेकिन करना क्या पड़ेगा? हमारी सियासत को हमारे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बैठना पड़ेगा। 2 काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो सब सियासतदान मिलकर बैठे और सियासतदानों को हार और जीत मानने का हौसला पैदा करना पड़ेगा। दूसरा, सबके लिए काबिल कबूल इलेक्शन कमीशन, गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन, अहल इलेक्शन कमीशन, काबिल इलेक्शन कमीशन और हर इम्तिहान में फेल ना हो जाने वाला इलेक्शन कमीशन चाहिए। और दूसरी बात यह है, आखिरी बात, कि ये सारी इस्लाहात, ये सारी मरदमशुमारियाँ, ये सारी हल्का बंदियाँ, ये सारी इस वक्त जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, इनका ये जो 2 सूबों में इंतखाबात हो रहे हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आप जब कानून और आइन को अपनी मर्जी से ढालते हैं, जब आप एक की इस्लाहात को हटाकर अपनी पट्टियाँ और तख्तियाँ लगाते हैं, जब इलेक्शन कमीशन 1 वे ट्रैफिक चलाता है, और जब इलेक्शन कमीशन 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद से भाग जाता है इलेक्शन करवाने में, और 27 किलोमीटर के इस्लामाबाद के लिए पूरी हुकूमत धड़ाधड़ कानून साजी करती है ताकि डिले हो जाएं, तो फिर ये, और जो पार्टियों में सबसे बड़ी बात, आखिरी बात, कि जो पार्टियों में अपने में असली इंतखाबात नहीं ला सकते और इतने इनसिक्योर हैं ये पार्टियों में कि इनको पता नहीं खतरा क्या है कि कोई दूसरा जीत जाएगा, वो दूसरे सियासी मुखालफिन को कैसे जीतने देंगे? तो हार और जीत का हौसला पैदा करें, हार और जीत का हौसला पैदा करना होगा। इलेक्शन कमीशन, न्याय साहब, जो भट्टी साहब बात करें, मेरे ख्याल में पहली दफा ऐसा होगा कि तमाम तर तजावीज को आप भी एग्री करेंगे जो भट्टी साहब ने बात की है। बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा, ने कौन सी बात कर दी है कि मैं कहूँ? तो वो बातें कर रहे हैं वही जो कि सतही किस्म की बातें हैं। देखिए, क्राइसिस ये है कि यहाँ पे साहब ने या जो महमल ने बात की है, उनसे अलबत्ता मैं कुछ एग्री कर सकता हूँ। पहली बात यह है कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट, 2 इदारों का, 2 तबकों का, 2 इंसानों का पाकिस्तान में एक दूसरे पे इत्तेमाद मौजूद हो गए। हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते इसके अंदर, चाहे आप मेरे सामने कारोबारी मामला के अंदर, किसी और मामले के अंदर, घर के स्टाफ के मामले के अंदर हमारा एक दूसरे के ऊपर इत्तेमाद टूटा हुआ है। जो दूसरी बात है वो ये है कि पूरा सोसाइटी हमारी अबतरी और इन्हतात का शिकार है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को
कमीशन को या सुप्रीम कोर्ट को या पाकिस्तान के इदारे को या किसी पुलिस के इदारे को या किसी इसको हम सिंगल आउट नहीं कर सकते कि ये हमारे जो मीडिया है वो बिल्कुल बहुत ही सारे गंदे लोग मीडिया में हैं और ये पूरी सोसाइटी जो है जब डी जनरेट करती है तो उनका ये उसका मंतकी नतीजा होता है। हमारे लिए मुझे कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 है जो इसने कॉन्स्टिट्यूट किया इलेक्शन कमीशन को और उनका इलेक्शन कमीशन बनाया, इसने इसी तरीके से बनाया, पूरे का पूरा वो आर्टिकल रख लिया। पहला इस मुल्क के साथ मजाक ये हो रहा है कि 3 महीने के लिए निगरान हुकूमत बन जाती है। मुझे ये बताएं कि निगरान हुकूमत जब बनती है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हर 4-5 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद 3 महीने के लिए पाकिस्तान को हम इनएक्टिव कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आती कि कोई बंदा इस पर गौर नहीं करता कि डिसफंक्शनल करते हम आईनी तौर पे इलेक्शन होने हैं तो पाकिस्तान इस वक्त डिसफंक्शनल है। वो सिर्फ डे टू डे मामला चला सकता है, पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकता। कितना बड़ा लॉस है। अमेरिका के अंदर इलेक्शन होता है नवंबर के हर लीप ईयर में। प्रेसिडेंट ओथ लेता है 2 महीने के बाद, आखिरी दिन तक जो प्रेसिडेंट होता है जो कि ऑफिस में होता है वो पूरे उसी तरीके से वो न्यूक्लियर जंग भी शुरू कर सकता है और वो बहुत बड़े काम भी कर सकता है। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर है आखिरी। हाँ, तो क्या होता है इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है उसमें पूरे का पूरा उसका जो वजीर आजम की जो इंतजामी पावर है या जो वजीर आला की जो इंतजामी पावर है वो इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 325 कहता है कि वो उसको तफवीज हो जाती है। आप जब तक के इम्पार्शियल, ऑटोनोमस और अदालती, आपको अंदाजा नहीं है कि इंडियन हाई कमीशन के पास कितने जो है जुडिशियल पावर्स हैं। वो आपको, अगर मेरा ख्याल है मैं कभी देखूंगा कि शायद बड़े अरसे के लिए भी जेल में डाल सकते हैं, 2-3 महीने वाले नहीं है। हमारे यहाँ तो आप देखें इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं तो कहते हैं कि ये तो हमारा रिवाज है। और दूसरा बात ये, आप एक खुद इलेक्शन कमीशन बनाते हैं। देखिए, कोई इमरान खान साहब से पूछ सकता है कि राजा सिकंदर सुल्तान की तैनाती आपने किस ट्रैक में की? एक एक्सक्यूज है कि मैं बिल्कुल उस वक्त कोई मेरा जो था एक लॉलीपॉप मेरे मुंह में थी, मुझे समझ नहीं आई थी। ये मुल्क चलाना था आपने। और दूसरे देते इल्जाम देते क्राइसिस इलेक्शन कमीशन अभी भी हमारे पास बेस्ट है। ठीक है नियाज़ी साहब, आपकी राय आगे सामने। आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए कौन कौन सी इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, तजियाकारों ने अपनी राय सामने रखी। नियाज़ी साहब कंप्लीट कर लें अपनी बात। आईनी तरमीम, उसमें आपको एक फिक्र है, उसके लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए। आईनी तरमीम इस असेंबली के अंदर आपको पता है जो 1/3 बैठ बैठी है या 1/3 जो है 40% 45% बैठ बैठी है या नहीं है, तो आईनी तरमीम हो नहीं सकती। तो मुझे नहीं समझ आती वो कौन सी इस्लाहात या रिफॉर्म्स आप ला सकेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर, जो कि मुमकिन होगी। इसलिए कैच 22 सिचुएशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे मज़हर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब और महमल सरफराज साहिबा। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने सामने रखा। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।